हेलो दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। देखिए, हर एक एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जहाँ भी जीके रहता है, जहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी सवाल आते हैं, तो एक तरह का सवाल काफ़ी कॉमन होता है, वो है शेड्यूल्स का सवाल। मतलब ये पूछ लिया कि ये जो टॉपिक है ये कौन से शेड्यूल में आता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 10th शेड्यूल में इसमें से कौन सा टॉपिक है। लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती वक्त में 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल्स है। तो ये 12 शेड्यूल्स याद रखना थोड़ा तो डिफिकल्ट है बॉस। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन का हल के लिए हम आए हैं कॉटेज ऑफ नॉलेज आपके लिए लेकर एक आसान सा ट्रिक, जिसे याद रखने के बाद अब एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। ये हम गारंटी लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। तो फिर आपको बस इतना करना है, ये जो ट्रिक है इसे वीडियो के अंत तक देखिए और देखते देखते समझ जाइए हम करते हैं क्या। चलते हैं हमारे पहले स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पे वो जो 12 शेड्यूल्स है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे बस आपको एक चीज याद रखना है, वो है उस ओर है पीएम, मतलब उस ओर है प्राइम मिनिस्टर। दूसरी भाषा में ऐसा याद रखिए, यूएस उस और ओ आर और S43, ये बीच का शब्द आपको याद रखने हैं। S43 उस और जो S43 है, US OR S43 ARER PM, उस और जो S43 है वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपको ऐसे ही याद रखना है, US OR S43 ARE PM, US OR S43 PM। ये याद रखते ही पूरा सॉल्यूशन आपके हाथ में। अब U होता है 1, बस आपको लिख लेना है ये USOR S43 ऐसे लिखना है। फिर आपको बस नोट डाउन करके लिख लेना है कि कौन सा नंबर किसके लिए उपयुक्त है। ये U का नंबर है 1, S का नंबर है 2, O का नंबर है 3, 4 का नंबर है, R का नंबर है 4, फिर S का फिर से 5, 6 है जो 4 का फिर से है 6, फिर 3 का है। और ये 3 आपको याद रखने हैं, ये 3 में एक्चुअल में 3 है, मतलब 3 शेड्यूल इस 3 में घुसा हुआ है। वो है 7, 8, 9। 7, 8, 9 ये 3 शेड्यूल है इस 3 के अंदर। और आर में से आर को बस आपको 10 याद रखना है। 10 ए का, आर का सिर्फ ए याद रखना है 10, और पी का 11 और एम का 12। तो फिर क्या हुआ, उस और S43 आर पी एम, मतलब U का 1, S का 2, O का 3, R का 4, S का 5, 4 का 6, 3 का 7, 8, 9, A का 10 और PM का 11 एंड 12। चलते हैं अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जो देखिए पहला हमारा था U, मतलब पहले शेड्यूल में क्या है, U है। U का मतलब क्या है,
यू का मतलब है यूनियन, यू फॉर यूनियन, मतलब यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रख रहे हैं, यूनियन, स्टेट्स, यूटी। मतलब यू फॉर है, मतलब पहले शेड्यूल में है यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये तीनों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है हमारे पहले शेड्यूल में। और उसे क्या हम बोलेंगे, यू। यू का मतलब है यूनियन, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। चलते हैं दूसरे शेड्यूल की ओर। दूसरे शेड्यूल में है एस। एस फॉर सैलरी, मनी। एस फॉर सैलरी। सैलरी किनका? सैलरी प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है उनके, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का सैलरी जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। मतलब दूसरा जो शेड्यूल है उसका शुरू होता है एस से, और एस फॉर सैलरी है। और सैलरी में किन किन का सैलरी है? सैलरी है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का और जजेस का। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोस्ट है, ये सारे पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, जजेस का, ये सभी का सैलरी जो आता है वो सेकेंड शेड्यूल में आता है। चलिए अगला तीसरा शेड्यूल देख लेते हैं। तीसरा शेड्यूल है ओ। ओ का मतलब है ओथ। ओथ किनका? ओथ है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का और जजेस का। इन तीनों, 3 कैटेगरी में ये ओथ लिखे गए हैं। ओ फॉर ओथ, मतलब तीसरा जो शेड्यूल है वो तीसरे शेड्यूल में 3 चीजें हैं, मतलब 3 लोग जनों का ओथ के बारे में लिखा गया है। वो है 1 पीएम, 2 प्रेसिडेंट और 3 जजेस। मतलब पीएम का, प्रेसिडेंट का और जजेस का ओथ के बारे में लिखा गया है तीसरे शेड्यूल में। अब चलते हैं चौथे शेड्यूल की ओर। चौथे शेड्यूल में है आर। आर फॉर राज्यसभा सीट। आर फॉर राज्यसभा सीट, मतलब राज्यसभा में किस स्टेट से कितने सीटें रहेंगे उसका एलोकेशन कहाँ पे लिखा गया है? उसका एलोकेशन लिखा गया है इस चौथे शेड्यूल में। चौथे शेड्यूल का वक्तव्य है राज्यसभा का सीटें। यू मतलब यहाँ पे आर है राज्यसभा सीट। ठीक है, तो फिर चलते हैं 5वां शेड्यूल की ओर। 5वां शेड्यूल है एस। ये दूसरा एस है, और दूसरा एस में है 2 चीजें। 2 चीजें क्या है? ये है एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? एस फॉर, ये 5वां जो शेड्यूल है वहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताया गया है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वहाँ पे लॉज कैसे बनेंगे, ये सभी लिखे गए हैं एस में, मतलब 5वां शेड्यूल में। मतलब 5वां शेड्यूल में क्या लिखा गया है? शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला है छठा शेड्यूल। छठा शेड्यूल है 4। 4 का मतलब है, हमने क्या कहा था कि छठा शेड्यूल में 4 लिखा गया है। मतलब 4 तो है, 4 मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य के बारे में है। ये 4 ट्राइबल एरिया है और ये 4 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के। ATMM, बस याद रखिएगा ATMM: आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय।
आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मतलब 4 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो उसके बारे में, जो ट्राइबल एरियाज है उसके बारे में ये लिखा गया है। ये छठा शेड्यूल में, छठा शेड्यूल है 4, 4 में है 4 स्टेट्स। ऐसे याद रखने के लिए इसका नाम हमने रखा है 4। ठीक है, तो फिर और वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो है ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। चलते हैं अगले शेड्यूल की ओर। अगला शेड्यूल कौन सा है देख लेते हैं। अगला शेड्यूल है 3, मतलब 7वां जो शेड्यूल है वो है 3। 3 में 3 एक्चुअल में जो 3 लिखा है वो 3 शेड्यूल्स है। वहाँ पे है 3 शेड्यूल्स, 7, 8, 9। मतलब 3 जो शेड्यूल है 7, 8, 9 वो इस 3 में आते हैं। 3 में कौन कौन से आते हैं? 7, 8 और 9। ये तीनों ही है एल से शुरू। इसे बस याद रखिएगा, ये तीनों होंगे एल से शुरू। 3 का मतलब होगा 3L, मतलब 7वां जो है वो भी है एल, 8वां जो भी है वो भी है एल, और 9वां जो भी है वो भी एल है। और वो क्या क्या है? वो है 7वां जो है लिस्ट। मतलब ये जो हम लिस्ट पढ़ते हैं ना, कि ये चीज़ें यूनियन लिस्ट में आता है, ये चीज़ें स्टेट लिस्ट में आता है, और ये चीज़ें कॉन्करेंट में लिस्ट में आता है। मतलब किस किस चीज़ में सेंट्रल कानून बना सकता है, किस किस चीज़ में स्टेट लॉज बना सकते हैं, और किस किस चीज़ में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं, वो डिस्कस किए गए हैं ये 7वां शेड्यूल में। वहाँ पे लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो 7वां शेड्यूल है लिस्ट के बारे में, और लिस्ट है 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फिर 8वां क्या है? 8वां भी एल से ही शुरू है, और वो है लैंग्वेज। मतलब ये 8वां जो शेड्यूल है वो है भाषा के बारे में, मतलब लैंग्वेज के बारे में है। जो अभी 22 स्वीकृत लैंग्वेज है इस देश में, ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। और वही 22 लैंग्वेजेस के बारे में कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? 8वां शेड्यूल में लिखा गया है, और वो है 8वां शेड्यूल, 8 शेड्यूल है लैंग्वेज के बारे में। अब 9वां शेड्यूल, 9वां शेड्यूल आता है लैंग्वेज के बारे में नहीं, ये आता है लैंड रिफॉर्म के बारे में। 9वां शेड्यूल आता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। मतलब 7वां जो था वो लिस्ट थे, 8वां जो था लैंग्वेज था, और 9वां जो है 9th शेड्यूल है वो है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। इसमें एक बात आपको याद रखनी है, ये जो 9वां शेड्यूल है ये पहले संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। ये 9वां जो शेड्यूल है ये ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 में, उसके द्वारा ये 9वां शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है उसे ऐड किया गया है। ये 9वां शेड्यूल इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा शेड्यूल है जिसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शेड्यूल्स के अंदर घुसाया गया। तो वो कौन है? वो है 9वां शेड्यूल, और वो किसके बारे में है? वो है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले मतलब जो 10वां शेड्यूल है, 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में। ये देखिए एंटी डिफेक्शन लॉज होता क्या है आखिर। एंटी डिफेक्शन लॉज है, मतलब ऐसा सोचिए कि आप एक पार्टी से इलेक्शन तो लड़े और जीते भी,
बाद में आपको दूसरे पार्टी ने आप ज्वाइन कर लिए, से इसे कहते हैं डिफेक्शन। अगर ये डिफेक्शन आप ना कर पाए, इसी के लिए है एंटी डिफेक्शन लॉज। और ये एंटी डिफेक्शन लॉज 52वां अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1982 में। और यही है 10वां शेड्यूल। मतलब 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में है। और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1982 में ऐड किया गया था। 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1982 में इसे ऐड किया गया था। आप इसे अच्छे से याद रखिए। हम जो है हम हर एक टॉपिक पर अगले वीडियो में, अगले हमारे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक से हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये 10वां शेड्यूल जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं 11वें शेड्यूल की ओर। 11वें शेड्यूल है पी। पी का मतलब है पंचायत। 11वें शेड्यूल है पी। पी का मतलब है पंचायत। ये और इसे पंचायत जो है इसे 73rd अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये जो या 11th जो शेड्यूल है उसे 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुसाया गया था। तो और हमारे देश में पंचायत का स्ट्रक्चर कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, किस स्तर का, कितने स्तर का पंचायती राज चलता है हमारे देश में, इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलते हैं हमारे आखिरी शेड्यूल की ओर, जिसे एम के द्वारा डिनोट किया गया है। हमारा 12वां शेड्यूल और 12th शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटी। मतलब ये जो है ये म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया। 74th अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। इसे आप याद रख लीजिएगा कि 12 शेड्यूल है वो 12वीं शेड्यूल जो है 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है। तो मतलब हमने इसी तरह ये जो हमारा ट्रिक था इससे सारे शेड्यूल्स को याद कर लिए। आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है, USOR S43 RPM। USOR S43 RPM। आपको बस इतना करना है। ये वीडियो आप 1 या 2 या 3 बार आप बस देख लीजिए आपको, और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि शेड्यूल्स कौन सा है, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप हमें फॉलो करते रहिए, हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड ट्रिक्स रोज ले आएंगे। तो इसी तरह के और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।